हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर लाइव मिंट एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक मनरेगा है। रिसेंट में लाइव मिंट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कि लिखा हुआ है कि मनरेगा के अंदर सडन स्पाइक हुआ है इसके रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए आज सारी निटी ग्रिटीज को डिस्कस करते हैं मनरेगा से रिलेटेड। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एंशिएंट इंडिया में फर्स्ट टाइम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यूज़ करा। उसके बाद नवाब असाफुद्दौला ने मेडिवल इंडिया में यूज़ करा। फिर कीन्स ने रिकमेंड करा 1909 में ब्रिटेन के लिए, और आज मॉडर्न अवतार है उस फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मनरेगा 2006। तो आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि क्यों 2006 में कौन सी ऐसी बात थी जो हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हमें ऐसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की ज़रूरत है, ऐसे मनरेगा टाइप स्कीम की ज़रूरत है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एलपीजी की रिफॉर्म्स आपको सभी को पता है 1990s में हुए थे। तो उससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो तो 6% पे चली गई थी, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये थी काफ़ी इकोनॉमिस्ट की कि उसी टाइम पर इनइक्वालिटी राइज हो रही थी। और इन में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं महेंद्र देव हैं, हिमांशु हैं, ये जेएनयू के प्रोफेसर है, और जीन ड्रीज हैं जो कि मनरेगा को हेड करते थे। तो बेसिकली इन्होंने पाया कि इनइक्वालिटी इतनी स्पीड से राइज हुई कि जो पॉवर्टी एलिवेशन की रेट थी वो हैम्पर हो गई। तो हमने कंपेयर करा जब 1980s की पॉवर्टी एलिवेशन रेट से, तो ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं थी हमारी पॉवर्टी एलिवेशन की, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रिकल डाउन थ्योरी करेगी। ट्रिकल डाउन थ्योरी आपको पता है क्या होता है कि अगर केक का साइज लार्ज होएगा तो सभी को केक का शेयर मिलेगा, यानी अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो वो ट्रिकल डाउन होएगी पुअर सेक्शन पे। लेकिन ऐसा पाया गया डिफरेंट एनएसएसओ सर्वेज ने कि ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके रीजंस क्या थे? इसके रीजंस बेसिकली ये थे कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो थी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो गवर्नमेंट को लगा कि ऑब्वियसली हमें केक का साइज तो इंक्रीज करना ही है, जीडीपी ग्रोथ इज डेफिनेटली नेसेसरी, बट हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम भी चाहिए जो डायरेक्ट पॉवर्टी पे अटैक करे। तो इसीलिए मनरेगा को लॉन्च करा गया। और ऑफकोर्स मनरेगा ना कि सिर्फ एक फिजिकल पॉलिसी टूल था और एक पॉवर्टी एलिवेशन एज ए वेलफेयर प्रोग्राम था, ये काफ़ी लुक्रेटिव था एज ए पॉलिटिकल टूल भी। क्यों? क्योंकि इससे क्या था कि पंचायत में, ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी काम एलोकेट करने वाले थे उन सभी को वोट्स जीतने में काफ़ी हेल्प होने वाली थी। तो ये एक तरीके से ब्राउनी विद द केक थी मनरेगा। तो इसकी इंसेप्शन से ही, लेकिन इसके अगेंस्ट बोलते रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बोलते रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी बोलते रहे हैं, और टैक्स पेयर भी बोलते रहे हैं कि भाई ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टेज ऑफ मनी है। और वो क्या रीजंस हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ग्राफ दिखा देना चाहता हूँ जो कि पब्लिश हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लिया गया है। ये देखिए 2019 अप्रैल के बाद से स्टार्टिंग में हाइक हुआ था थोड़ा मनरेगा के लिए, एनरोलमेंट पर्सन पर वर्क्स भी है यहाँ पे, हाउस होल्ड भी है। तो ये फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ और फिर सडन राइज होता है कोविड के बाद अप्रैल 2020 में, और फिर राइज होने के बाद डिक्लाइन भी होता है। और इसी से हमारी रिकवरी भी इकोनॉमी की अच्छी हुई थी, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है ये कंजम्पशन को काफ़ी। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा फ्लैट रहा और फिर से राइज होना शुरू हो गया है दोबारा से अप्रैल 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रेस का। तो जैसे ही रिवर्स माइग्रेशन बढ़ी, डिस्ट्रेस बढ़ा, रिवर्स माइग्रेशन बढ़ी, मनरेगा के लिए रजिस्ट्रेशन भी बढ़ गए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस स्कीम के? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि भाई ऑब्वियसली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये पाया गया कि ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। हाउ 37% से 21.9% रिड्यूस हो गई पॉवर्टी बिटवीन 2003 टू 2010 एज पर तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेट। फिजिकल पॉलिसी टूल भी है ये एक तरीके से, ये भी ऐसे ऑब्जेक्टिव यूज करा जाता है। कैसे? ये काउंटर साइक्लिकल है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। हाउ? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड साइड को, कीनीजियन डिमांड साइड, कीनीजियन इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, डिमांड साइड को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? कंजम्पशन मल्टीप्लायर से। भाई आप मनरेगा लेबर है, आपको इनकम अर्न होगी, आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, कंजम्पशन से फर्दर इनकम बढ़ेगी बाकी सेलर्स की, और उससे इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए बूस्ट मिलेगा। तो ये रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है, इसीलिए इसे काउंटर साइक्लिकल मेजर भी बोला जाता है। और कोविड में जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद रिकवरी में इसने काफ़ी हेल्प भी करी है। उसके बाद इसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये
एसेट क्रिएशन भी करता है ना भाई, तो कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देता है इकोनॉमी की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में? इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंडिया के कंटेक्स्ट में। हाउ आई कैन से दैट? क्योंकि 80% ऑफ इंडियाज जीडीपी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड है और 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। तो यानी अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो 80% इंडिया की जीडीपी बेस्ड है, तो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और डोमेस्टिक कंजम्पशन विल राइज व्हेन द मल्टीप्लायर इफेक्ट फ्रॉम द मनरेगा विल बी देयर। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि 100 डेज की गारंटीड मैनुअल वर्क है ईच एडल्ट के लिए, हर हाउस होल्ड में जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी और जॉब कार्ड क्रिएशन होगी, उसके 15 दिन के बाद ही विदिन 15 डेज जो है इनकम का ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे बेशक उसे काम मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि काम ढूंढना जिम्मेदारी है पंचायत की, जिला परिषद की। तो अगर ये लोग काम नहीं ढूंढ पाए रजिस्टर्ड लेबर के लिए, तो उन्हें फिर भी इनकम ट्रांसफर करी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये गारंटेड है। फर्दर ये 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एससीज के लिए, एसटीज के लिए और वुमेन के लिए भी। और वेज मटेरियल रेशो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, 60-40 होनी चाहिए। ये इसीलिए है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज्यादा रहे, क्योंकि अगर मटेरियल ज्यादा हो जाएगा पेमेंट के अंदर तो ऑब्वियसली लेबर आप कम हायर करेंगे। तो यानी 100 में से 60 रुपए लेबर पे ही खर्चने, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी रखनी है प्रोग्राम की। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा है। इम्पैक्ट ये रहा है कि भाई इसने डीपीएसपी के जो हमारे राइट्स है उसको इफेक्ट दिया है। डीपीएसपी में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी लाने की जो कि जॉब गारंटी दे। फर्दर ये पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमी में अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इसने एक तरीके से फ्लोर वेज क्रिएट करा है अनऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर दोनों के लिए। फॉर्मल सेक्टर की इसने बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करी है। हाउ आई कैन से दैट? अब अगर आपका कोई फॉर्मल सेक्टर में जो है आपकी वेज रिड्यूस करेगा, तो आपके पास ऑप्शन है, नाउ यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन गो बैक टू द मनरेगा और वहां पे एक गारंटेड वेज रेट है। तो यानी वो एक सीलिंग की तरह काम करेगा, फ्लोर की तरह काम करेगा। तो यानी अब आपको उससे कम तो मिलनी नहीं है आपकी जो इनकम है, जो आपकी वेज है। फर्दर पॉवर्टी तो रिड्यूस करी है, हम देख चुके हैं पहले, और माइग्रेशन को भी रिड्यूस करता है। जॉब्स की लैग की वजह से जो माइग्रेशन होती है उसे रिड्यूस करता है, क्योंकि अब आपके गांव में ही मनरेगा लेबर की अपॉर्चुनिटी है। और बिजनेस साइकिल को नैरो डाउन करता है क्योंकि रिकवरी फास्ट करता है। सोसाइटी पे इस पर क्या फर्क पड़ा है? देखिए, वुमेन को काफी एम्पावरमेंट हुई है, क्योंकि वुमेन की जो रिक्वायर्ड रेट थी, जो गारंटेड थी, वो 33% थी कि उनकी रिजर्वेशन थी, लेकिन उससे ज्यादा यानी 50% उनकी पार्टिसिपेशन रही है। तो वुमेन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन करी है मनरेगा ने। कम्युनिटी लेड, पंचायत लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पंचायत को भी एम्पावरमेंट मिली है और लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं है, बट बॉटम टू अप अप्रोच है। रिलीफ वर्क में कंट्रीब्यूट करती है। नेचुरल डिजास्टर जब होते हैं, जैसे केरला में फ्लड आया था, तब भी मनरेगा लेबर काफ़ी यूज़ करी गई थी। उसके बाद वेज मटेरियल रेशो जो है फिक्स्ड है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, जब आपकी वेज मटेरियल रेशो फिक्स्ड होगी तो आप ज़्यादा सीमेंट नहीं खरीद सकते हैं, यानी आपको कच्ची मिट्टी के साथ ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो जो कच्ची मिट्टी होगी वो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग, यानी आप ट्रेडिशनल नेचुरल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ओके, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये। अब आगे चलते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारी मनरेगा के अगेंस्ट। देखिए, पीएम मोदी जी ने लोकसभा स्पीच में कहा था, लिविंग मोन्यूमेंट फेलियर ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इसको एक फेलियर की तरह कंसिडर करा गया था। अब देखते हैं नियो लिबरलिस्ट क्या कहते हैं। नियो लिबरलिस्ट कहते हैं कि ये मनी की वेस्टेज है और पॉवर्टी एलिवेशन का हेलीकॉप्टर वे है कि आप फ्री बायस दे रहे हो और ऐसी पेमेंट कर रहे हो क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव तो हो नहीं रहा है। और राइटिस्ट कहते हैं कि ये लेबर मार्केट को डिस्टोर करता है, क्योंकि अब अर्बन एरियाज में लेबर की कमी हो जाएगी और लेबर यूनियन की पावर बढ़ेगी, तो ये रिड्यूस करता है जो है लेबर की अवेलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करता है फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब ये आपको सोचना है कि क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि लेबर की एम्पावरमेंट इज द एम्पावरमेंट है इंडिया की। तो चलिए देखते हैं इतना क्रिटिसिज्म इसका, उसके रीजंस क्या है। तो रीजंस ये है कि एक तो भाई एसेट क्वालिटी पुअर है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है।
डिलेड पेमेंट होती है, ये भी काफ़ी हद तक सही था। घोस्ट अकाउंट करप्शन होती है, ये भी बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि मस्टर रोल्स एक होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंस कम होती थी। मस्टर रोल बेसिकली रजिस्टर होता है कि आपने पहले जॉब में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर वहाँ पे आप काम करने के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो वहाँ पे वो अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो अगर अटेंडेंस रजिस्टर में वहाँ पे अटेंडेंस कम है, तो इसका मतलब जो पेमेंट जा रही है ना, वो करप्ट लोगों को जा रही है, घोस्ट अकाउंट को जा रही है। वो काम करने के लिए नहीं उन्होंने रजिस्टर कराया था, सिर्फ पैसे खाने के लिए कराया था और घर पे बैठे हुए हैं। तो ये भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। फिक्स्ड वेज मटेरियल रेशो जो होती है, उसकी वजह से काम नहीं मिलता है कई एरियाज में। माउंटेन्स में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। माउंटेन्स में अब देखिए, आप कच्ची मिट्टी यूज नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिगिंग अलाउड नहीं है, वहाँ पे जो है रिस्क रहता है माउंटेन एरियाज में। तो वहाँ पे आप सीमेंट से ही कर सकते हैं। तो यानी मटेरियल जो है, वेज मटेरियल रेशो वो डिक्लाइन हो जाएगी, मटेरियल को हमें इम्प्लाई ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कंस्ट्रक्शन में। फर्दर हाई कॉस्ट ऑन एक्सचेकर, अब ये आपको तय करना है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो तो 0.5% ऑफ जीडीपी है। हमारे एक इकोनॉमिस्ट है सुधा नारायण, उन्होंने ये कैलकुलेट करके निकाली है। बट नाम का याद रखना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप याद नहीं रख पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? डिस्टॉर्टिंग लेबर मार्केट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्टॉर्ट करेगा लेबर मार्केट को, तो लेबर की जो प्राइस है वो राइज होएगी, और उससे क्या होगा, फार्मर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, दोनों के लिए लेबर का प्राइस राइज होएगा। उससे फूड इन्फ्लेशन होएगी, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी और इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होएगी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है नरेगा.nic, जो वहाँ से ये ग्राफ लिया गया है, ये इसका बड़ा साइज मिला नहीं तो यही अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं ये 2016 लिखा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2019 लिखा है। तो ये शो कर रहा है कि बेशक भी हम लोगों ने कितना भी क्रिटिसिज्म करा है वेरियस स्टेक होल्डर्स ने और वेरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन इसकी जो एलोकेशन है और एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ती गई है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, अराउंड 50 करोड़ है 16 के अंदर, 2016 के अंदर, और यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है 70 करोड़ के लगभग आ रही है। तो जब 2014 में स्टार्ट हुआ था तो एलोकेशन होती थी सिर्फ 40,000 करोड़, और उसके बाद 2019 तक पहुंच गई थी ये अराउंड 60,000 करोड़। और लास्ट ईयर क्या करा गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमन जी ने 73,000 करोड़ इसके एलोकेट किए इसके लिए। लेकिन कोविड की जो मार थी हमारी इकोनॉमी पे, उसकी वजह से इन्होंने 40,000 करोड़ और बढ़ा दिया। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि मनरेगा कोई फेलियर नहीं है मॉन्यूमेंटल, वो एक कामयाब वेलफेयर पॉलिसी है जिसने ना कि हमारी पॉवर्टी में रिडक्शन में हेल्प करी है, बट काउंटर साइक्लिकल मेजर भी है, इकोनॉमी को रिकवरी करने में भी वो फास्ट करता है। और वर्ल्ड बैंक ने भी इसको प्रेज करा है, लार्जेस्ट वर्ल्ड जो वेलफेयर प्रोग्राम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम का अवार्ड मिला है। सो अब इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी ये कैसे चेंज हुआ कि एटीट्यूड गवर्नमेंट का भी नरेगा की तरफ और नरेगा की एलोकेशन बढ़ती गई? इसके सेवरल रीजंस है और उन सब ने एक साथ मिलकर ये इफेक्ट करा है। तो मैं वो सारे एनालिस्ट कर रहा हूँ, सारे रीजन। तो देखिए, पीएलएफएस सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई थी 2017 में, आपको याद होगा, और सीएमआई जो कि प्राइवेट फर्म है जो एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोवाइड करती है, दोनों ने बताया कि लास्ट 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिस्ट्रेस होगा लेबर के लिए, और लेबर की जो पार्टिसिपेशन है वो राइज होएगी मनरेगा में। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए मजबूरी भी थी मनरेगा को एलोकेट करना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब देखिए, ये हुआ इस तरीके से कि जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। आप सुनते रहते हैं जो लोन वेवर्स की न्यूज़ आती रहती हैं और फार्मर्स जो सुसाइड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल इसलिए रहा क्योंकि इनपुट कॉस्ट राइज हो रही थी। फर्दर इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेट है 2% के करीब है, ये भी जो है प्रूव हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। तो 2007 के बाद से एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी और इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और उसका असर ये देखा गया कि 27% थी इवन बिफोर कोविड रेट, कोविड-19 हमारी इन्वेस्टमेंट रेट, जो कि 37% होती थी बिफोर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और साथ में एनपीए भी राइज हो रहे थे, तो ये भी प्रिकॉशन ले रहे थे बैंक्स भी, अब ज़्यादा लैंडिंग कर नहीं रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टडी तो कंडक्ट हुई नहीं है, लेकिन
इकोनॉमिस्ट के अंदर एक जनरल परसेप्शन है कि भाई इसने इनफॉर्मल सेक्टर पे काफ़ी मार डाली है। फर्दर फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा समझिए और ये लेस डिस्कस्ड पॉइंट है। देखिए जो इंडिया की मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो काफ़ी राइज हो रही है इवन ड्यूरिंग दिस कोविड। हाउ? क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है ना, वो 10 करोड़ कंज्यूमर्स की होती है, 100 मिलियन। सो 10 करोड़ जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं, वो बेसिकली फर्स्ट जो टाइड थी हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स की, उसमें काफ़ी रिच हुए और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। तो उन्हीं की जो परचेजिंग पावर थी, उसी के बेस पे प्रोडक्शन करती थी लार्ज एमएनसीज। और वो परचेजिंग पावर क्या डिमांड करती थी? एलईडीज, कार्स, बाइक्स। तो ये सारी चीज़ें, क्या आप कार रोज डिमांड करेंगे? नहीं, रोज तो नहीं करेंगे। एक बार कार ले ली तो 4-5 साल तक रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों की जो डिमांड थी ना, इन सारी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड थी, वो एक प्लेटू पे आ चुकी है। वो डिमांड राइज नहीं हो रही है। अगर उस डिमांड को फर्दर बढ़ाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप और 10 करोड़ आदमियों को अमीर बनाएं ताकि वो इसकी डिमांड करें, या फिर आप वो प्रोड्यूस करें जो कि बाकी गरीब लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये मिडिल इनकम ट्रैप जो है ब्राजील में पाया गया है कि मिडिल इनकम ट्रैप ये होता है कि आपकी डिमांड बढ़नी रुक जाती है और फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो 100 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, इनकी डिमांड सैचुरेट हो जाती है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए बाकियों की डिमांड जनरेट करनी है, लेकिन वो कैसे जनरेट होगी? अगर आपकी इनइक्वालिटी राइज हो रही है तो। और मैं कैसे कह सकता हूँ इनइक्वालिटी राइज हो रही है? ऑक्सफैम रिपोर्ट को आप देख लीजिए और थॉमस पिकेटी एंड चांसल की रिपोर्ट को देख लीजिए, जो कि 2014 में आई थी और इसने स्टडी करी है 2014 तक। और इन्होंने पाया है कि 2014 की जो इनइक्वालिटी थी वो 1922 के लेवल पे पहुंच गई है, यानी ब्रिटिश इरा की इनइक्वालिटी से। और इनइक्वालिटी हमारी ग्रोथ को इसलिए हैम्पर करती है क्योंकि ज़्यादा मनी अगर इन्वेस्टर के पास जाएगी तो वो सेव करते हैं, और अगर कंज्यूमर के पास जाएगी तो वो कंज्यूम करते हैं, तो यानी डिमांड रिड्यूस होगी। फर्दर आपको मैं प्रूव कर चुका हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कंजम्पशन बेस्ड है। ओके, तो इसलिए ग्रोथ पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी अगर हमारी इनइक्वालिटी राइज होगी तो। सो ऑल द अबव फैक्टर विच डिटीरियोरेटेड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट लेड टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड फॉर एंड डिमांड फॉर मनरेगा एनरोलमेंट। तो ये बेसिक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों राइज हुई, वो रीजन मैंने आपको बता दिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मनरेगा की डिमांड क्यों राइज हुई। तो एक तरीके से एक तो ये गवर्नमेंट को इसने फोर्स भी करा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ने कि भाई जॉब्स देनी पड़ेगी मनरेगा के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ हो रही थी, वो ये कि इस बढ़ती हुई डिमांड में घी डाल दिया कोविड-19 ने और उससे फर्दर डिमांड राइज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड मनरेगा की तरफ चेंज हुआ 2015 से, उसके दो रीज़न है। एक तो ऑब्वियस रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा कि गवर्नमेंट ने जो है उसको रिफॉर्म करा है, अच्छे से उसको सिस्टमेटिक बनाया है, उसके सारे लूप होल्स को प्लग कराया है, करप्शन को ख़त्म करा है, डिजिटाइज करा है। तो इससे एक और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। तो इफेक्टिवनेस बढ़ने से गवर्नमेंट के पास जस्टिफिकेशन भी था कि हाँ, हम मनरेगा को और फंड कर सकते हैं क्योंकि अब ये पहले से इफेक्टिव हो चुकी है। तो कौन से वो रीजंस है जिन्होंने इसको इफेक्टिव बना दिया, जिन्होंने सारी आर्गुमेंट जो इसके ऊपर ब्लेम थे उनको खारिज किया है? वो 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हैं, वहीं से मैंने ये सोर्स लिया है। तो उसमें बेसिकली आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि स्पीडी डिलीवरी होती है, क्योंकि डिलेड पेमेंट होती थी, अब डिले नहीं होता है, क्योंकि पहले जो पेमेंट जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जाती थी। अब सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बना दिया है स्टेट गवर्नमेंट का, और वहाँ से सारे जिलाधिकारी और पंचायत राज के ऑफिसर्स ये सब वहाँ से फंड निकाल सकते हैं। फर्दर इसमें करप्शन खत्म हो गई है, घोस्ट अकाउंट खत्म हो गए और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप खत्म हो गई है। कैसे? क्योंकि आधार लिंक पेमेंट सिस्टम बना दिया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, घोस्ट अकाउंट जब खत्म हो जाएंगे, और ये कैसे हमने प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि मस्टर रोल्स में राइज हुआ है, यानी अटेंडेंस राइज हुई है। तो अटेंडेंस राइज हुई है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल बंदे ही हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसको ज़रूरत नहीं है वो तो सिर्फ पेमेंट लेगा और घर पे बैठेगा। फर्दर नरेगा सॉफ्ट, ये एक ऐप है, इससे भी फ़ायदा हुआ है कि ये लोकल लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सेंटर से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से, कि कहाँ पर मनी पहुँच चुकी है। इससे जो है लेबर और एनजीओज
जो है सोशल एक्टिविस्ट है वो चेक रखते हैं कि पेमेंट कहाँ पर आ गई है और पेमेंट कितनी डिलीवर हो रही है। तो इन सब चीज़ों का नरेगा सॉफ्ट का और बाकी डीबीटी का क्या नतीजा हुआ कि 22% पेमेंट जो होती थी टाइमली होती थी, यानी विद इन 50 डेज होती थी 2014 में। लेकिन अब जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा दी है और 90% पेमेंट्स विद इन 15 डेज होने लगी। फर्दर बात थी, एक ब्लेम डाला था हमने कि भाई जो है प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं होती हैं, तो इसलिए हमने टैगिंग शुरू कर दी है, जियो टैगिंग। जो भी मनरेगा एसेट्स बनती हैं हम उसको जियो टैग करते हैं और उस पर वॉच रखते हैं कि अगर उसमें कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या वो फिर से टूट रही है, आधी अधूरी हो रही है, तो उसे दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम, यानी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, मान लीजिए वो भेड़ बकरियों का काम करता है या मुर्गी पालन का काम करता है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट उसको हेल्प करने के लिए मनरेगा की लेबर उसके पर्सनल काम में भी प्रोवाइड कर रही है। ये ऐसा सिर्फ 21% केसेस में होता था 2014 में, लेकिन अब 66% केसेस में हो रहा है 2019 में। फर्दर हमने बात करी थी वेज मटेरियल रेशो की इनफ्लेक्सिबिलिटी की, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। पहले ये रेशो जो थी वो जो मैंडेटरी थी ग्राम पंचायत लेवल पे, लेकिन अब इसको रिलैक्स कर दिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चेक करी जाएगी, यानी ग्राम पंचायत लेवल पे 60-40 से डिफरेंट हो सकती है वेज मटेरियल रेशो। फर्दर जहां पे भी ड्रॉट होगा अब गवर्नमेंट कह रही है कि एडिशनल 50 डेज दिए जाएंगे, यानी 100 से 150 दिन कर दिए जाएंगे मनरेगा के गारंटीड जॉब के। और इसको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी यूज करा जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिला है इसरो से और जीआईएस टेक्नोलॉजी से, और इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी भी रही है क्योंकि डिफरेंट एप्स आ गई है चेक करने के लिए सिटीजन सेंट्रिक, जैसे कि ग्राम संवाद जन मनरेगा। लेकिन अभी भी कुछ स्कोप है इंप्रूव करने का। तो वो स्कोप क्या है? कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो जीन ड्रीज और रितिका खेरा, ये लोग कहते हैं कि भाई हर जगह पे जो है इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, पेमेंट में डिले होती है और कई बार रिजेक्ट हो जाती है। तो इसका हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। फर्दर नरेगा का यूज इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए भी करा जा सकता है, क्योंकि अशोक गुलाटी ने ये रिकमेंड करा था, उन्होंने कहा था कि इससे 2 काम होंगे। एक तो जो है 3 काम होंगे बल्कि, एक तो जो है जो इनपुट कॉस्ट राइज हो रही है, जो लेबर की कॉस्ट राइज हो रही है इंडिविजुअल फार्मर के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लेबर की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फार्मर होगा वो चेक रखेगा कि एम्प्लॉयमेंट जो कर रहा है मनरेगा के अंडर वो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। और तीसरा जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, वाटर सब्सिडीज है, उसे एलिमिनेट कर सकेगी गवर्नमेंट, क्योंकि बोल सकेगी कि भाई हम तुम्हें फ्री में लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे हम कंपनसेट कर रहे हैं। तीसरा जो स्कोप है वो मेहर शाह का है। वो कहते हैं कि हम लोग कैसे, एक्सप्लेनिंग कमीशन के मेंबर थे ये, तो इन्होंने सजेस्ट करा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए हमें, जो इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो, इकोनॉमी से भी, एनवायरनमेंट से भी, और उन सबकी सलाह से हमें वहाँ पे एसेट्स बनानी चाहिए रूरल एरियाज में, वहाँ पे जब हम मनरेगा लेबर एम्प्लॉय करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट कहाँ पे है कि भाई स्किलिंग भी तो करी जा सकते हैं इन लोगों की, तो साथ साथ इन्हें जॉब भी दीजिए और स्किल भी कीजिए ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी फर्दर राइज हो। तो हम लोग इन सारी बातों के बेसिस पे कह सकते हैं कि मनरेगा ने काफ़ी हेल्प करी है फर्स्ट वेव से फाइट करने में, रिकवरी भी फाइट करी, रिकवरी में भी फाइट करी है इकोनॉमी की, और पुअर्स की सफरिंग को भी रिड्यूस करा है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि नरेगा की वजह से आने वाले टाइम में जो है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हो गई है, तो अर्बन एरियाज में लेबर शॉर्टेज हो जाएगा, तो इसके जिम्मेदार वो नरेगा को मानते हैं। लेकिन क्या ये सही है? बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अर्बन नरेगा अगर होती तो वो लोग नरेगा के लिए ना जाते। तो अर्बन नरेगा अवतार चाहिए हमें एक नरेगा का, जो कि ऐसी डिस्ट्रेस कंडीशन में जॉब प्रोवाइड कर सके लेबर को, ताकि वो रिवर्स माइग्रेशन ना करे। तो इन सारे बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मनरेगा जो है मोन्यूमेंटल फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, और ये इनफैक्ट मोन्यूमेंटल सक्सेस है इंडिया के वेलफेयर प्रोग्राम की, और हमें ज़रूरत है इसको फर्दर रिफॉर्म करने की, एक्सपेंड करने की, और प्रेजेंट गवर्नमेंट को थैंक करने की कि भाई उन्होंने इसे हटाया नहीं स्कीम को, बल्कि इसे स्ट्रेंथन करा, एक्सपेंड करा और रिफॉर्म करा। तो अब तक के लिए इतना ही,
होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि बाकी के सारे वीडियोस इसी फॉर्मेट में आने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये जो नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हैं। थैंक यू।